नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं बात में दम है। उत्तर प्रदेश की राजनीति वैसे तो दो ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती रही है, एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। लेकिन करीब एक दशक की अगर चुनावी राजनीति को हम देखें तो कई छोटे दलों ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। ये वो दल हैं जो सपा भाजपा दोनों की जरूरत बनकर उभरे हैं। इनमें डॉक्टर संजय निषाद एक प्रमुख नाम है, जिनकी निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी से लेकर भाजपा को सहारा दिया। डॉक्टर संजय निषाद इस समय योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। संजय निषाद ने बीते कुछ दिनों में कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे वो काफी सुर्खियों में भी रहे। सुल्तानपुर की एक जनसभा में संजय निषाद ने कहा कि मैं यहां ऐसे ही नहीं पहुंचा हूं, 7 दरोगा के हाथ पैर तुड़वाकर उसे गड्ढे में फेंकवाकर तब मैं यहां पर पहुंचा हूं। आंदोलन से पहचान बनाने वाले संजय निषाद अब जुबानी तीर चलाकर क्या नई राजनीति करना चाहते हैं? संजय निषाद से न्यूज़ वन इंडिया की इस खास बातचीत में कई ऐसे चुभते हुए हम सवाल करेंगे, क्योंकि देखिए बात में दम है में आज हम ये देखना चाहेंगे कि योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद, उनकी बात में कितना दम है, ये तमाम सवालों के जवाब के बाद समझेंगे। लेकिन उससे पहले सियासी चक्रव्यूह को भेद कर आगे बढ़ने वाले संजय निषाद आज न्यूज़ वन इंडिया की टीम के चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल पाते हैं, उसी की आज शुरुआत करेंगे। मैं अर्चना कौशल, मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसी बयान के साथ जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और जिसकी वजह से आज एक बार फिर से आमना सामना होगा। सबसे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। यहाँ ऐसे नहीं। मध्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। और बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, क्योंकि शुरुआत हमने आपके इसी बयान के साथ की है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, हर बार आप कुछ ऐसा कह देते हैं कि उसको लेकर कंट्रोवर्सी भी होती है, लेकिन कई बार आप खुद भी घिर जाते हैं। सबसे पहले इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। पहले तो आपके चैनल के आपके श्रोताओं को, आपकी टीम को बधाई दूंगा होली की शुभकामनाओं के साथ। मुस्कुरा इसलिए रहे थे, हंस इसलिए रहे थे कि गरीबों की आवाज कौन बनेगा, किस परिप्रेक्ष्य में कौन से पीड़ित लोग जो है बेकसूर बंद हुए। ठीक है, जो कसूरवार हो बंद हो, ये भारत का हम खुद खड़े होते हैं कि जो भी अपराधी हो सीधे उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरी सरकार में मिलता भी है। लेकिन जो निरपराध हैं, पढ़ने वाले हैं बच्चे, जो उस अपराध में शामिल नहीं हैं, उनको भी उठा के बंद कर देंगे, उन्हें पलायन कराएंगे। हार गए हम सुल्तानपुर, तो क्या ये दरोगा या इस तरीके से अधिकारी फिर हरवाएंगे? सुबह जब 10 बजे मैंने एडीएम आए थे मिलने और मैंने उनको कह दिया कि ये मामले आए हैं, ये देखो खड़े हैं लोग, इनके बच्चे शहर में पढ़ते हैं और यहाँ थे भी नहीं उस दिन, और उनको पढ़ने के नाते पढ़े लिखे बच्चे उनको उठा के बंद कर दिया, परिवार को बंद कर पीटे जा रहे हैं। तो इनको क्यों अपराध? ऐसे लोगों को तुरंत जाकर मारे। जो अपराधी हो उसे केवल सजा मिले, जो अपराध में नहीं शामिल है उसको क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन अगर वो अधिकारी गए होते, मैंने कहा भाई अभी हम जा रहे हैं तो लोग हमारे पास जरूर आएंगे, जो कार्यक्रम है और हजारों की संख्या में शामिल हैं और ये हमारे निषाद हैं। हम तो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को चाहते हैं। लेकिन अगर वो अधिकारी मौके पर इस बात को कहे होते, उसको गंभीरता से लिए होते। जब 10,000 की संख्या में भीड़ थी, वहां हजारों महिलाएं एक ही बार खड़ी हो गई और कहे कि हमें इस तरीके से हमारे निरपराध बच्चे बंद हैं, उसको पहले छुड़वाया जाए। उनका क्या कसूर है, वो जो थे ही नहीं। तो मैंने कहा भाई वो दरोगा याद रख ले कि इसी तरीके से जब रक्षक भक्षक बनता है तो 7 जून 2015 को रेल आंदोलन हो रहा था, उसमें जो रक्षक थे वो भक्षक बन गए। हमें शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा, निषाद हैं। रेल जो है केंद्र सरकार की होती है, उसमें सीआरपीएफ जाती, आरपीएफ जाती, वो खाली कराती, आंसू गैस करते, डंडे मारते, सीधे गोली मार दिया। उसको कोर्ट ने नोटिस लिया कि भाई नहीं, ये जो एक वर्ग के, एक विशेष वर्ग के, यादव वर्ग के दरोगा सिपाही सब थे उसमें, और जो बड़े अधिकारी थे वो भी थे। मैंने जब उनको 156 मुकदमा में नहीं लिखा कि
कि 156(3) जब दाखिल किया तो उसमें एसपी ने उनके खिलाफ जो जज थे उन्होंने उसको क्या नाम है वारंट जारी कर दिया। इसका मतलब सही तथ्य पाया गया, गोली मार देंगे। इसके मतलब निषाद अगर नहीं कहीं नहीं है, नहीं उनका सिपाही है, नहीं दरोगा है, नहीं अधिकारी कर्मचारी हैं, तो क्या ये लड़के निरपराध माने जाएंगे? 37 लोगों को इतनी पिटाई किया था निषाद, उसमें केवल 2 लड़के आंदोलन में थे, बाकी लोग जाति के नाम पर पकड़े गए थे। उनको बस में जा रहे थे, कार्ड मिल गया, निषाद बंद कर दिया, पिटाई किया। रात में एसपी आए, पूछे समाजवादी पार्टी 7 जून 2015 का, इसमें कौन पढ़ा लिखा आदमी है? एक ने कहा मैं एमएससी हूं, सिद्धार्थनगर का था। एक ने कह दिया भाई मैं ग्रेजुएट हूं। कहीं इसको फर्जी कट्टा लगाओ, बंद कर दो, ये पढ़े लिखे हैं, अगर आएंगे तो ये मतलब आज के दिन में इसी तरीके से रहेगा। मैं कह रहा हूं ये अधिकारी, मैंने तब भी कहा था, आज भी फिर आपके इस चैनल पर कह रहा हूं, कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं कि वो अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, कुछ ऐसा कृत्य कर रहे हैं कि निषाद नाराज हो जाए। कोई गांव का आदमी कभी नाराज नहीं होगा कि अपराध करने वाला जेल जाए, अपराध करने वाला सजा न पाए। कोई निषाद जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का साथ तो आपका छूट गया, लेकिन मुझे लगता है वो अंदाज अभी भी नहीं छूटा है। जो है आप भी उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक बार नहीं बल्कि कई बार। इससे पहले भी आप पुलिस वालों को धमकाते हुए नजर आए, अपने सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए, या फिर कहिए अपने ही सरकार, अपने ही सहयोगियों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। तो क्या वो साथ छूट गया, लेकिन क्या वो अंदाज अभी तक नहीं छूटा है? क्या वो कहीं टीस ऐसा तो नहीं कि रह करके निकल के आती है? आप गालियां भी उन्हीं को दे रहे हैं कि सपा बसपा और कांग्रेस से जो वो सोच नहीं बदली है। तो मुझे लगता है क्या इस तरह की बयानबाजियां आपको लगता है कि उसी सोच को नहीं प्रतिबिंब दिखाती हैं? भाई जब सीधे अपराधी पता चल जाता है पुलिस को गांव में जाने के बाद, किसने हत्या की है, किसने को है, उसके अलावा जो बच्चे वहां गांव में थे ही नहीं, अगर उन्हें पकड़ेंगे तो ये गलत मैसेज है ना। इसका मतलब एक बिरादरी को नाराज कर रहे हैं, वोट खराब कर रहे हैं। कोई भी अपराधी है, मैं तो उसका अपराधी के साथ कभी भी नहीं कहा कि जो अपराध में शामिल है उसको बचा लीजिए। मैंने कहा जो निरपराध हैं उन्हें क्यों पकड़ा जा रहा है, उन्हें क्यों बंद किया, उन्हें प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। आज के दिन में उससे इस तरीके से, इसलिए अगर ऐसा फिर करेंगे तो वह कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी हैं। वो कार्यकर्ता जो है इसीलिए आते हैं कि हम अपने अधिकार की आवाज उठाएं। तो एक बार कार्यकर्ता इसी तरह के उग्र हो गए थे 7 जून 2015 का, तो मैंने उनसे कहा कि इस तरीके से कार्यकर्ताओं ने वह काम किया था और फिर वो दोहराना पड़े, ये उनको चेतावनी दिया गया था। आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं हत्या तक का मामला दर्ज हुआ। उसके बाद आपने आंसू भी बहाए, सबके सामने कहा कि मुझे बेकसूर फंसाया गया। तो जिस सिस्टम के शिकार आप हुए, क्या सत्ता में आने के बाद क्या उस सिस्टम को आज तक आप बदल नहीं पाए? आज भी उनके लोग हैं ना, दरोगा हैं। कौन सा ऐसा आप जो है, अगर किसी थाने में 20 दरोगा होंगे तो उसमें 10 तो कम से कम साइकिल वाले होंगे, 5 हाथी वाले होंगे, 5 दूसरे होंगे। जब वो हैं तो निश्चित रूप से वो सरकार में संरक्षण प्राप्त कर रहे थे। आज भी निषादों का नाम देखते ही उन्हें अपने आखिर अयोध्या में एक निषाद की बेटी की इज्जत लूटी गई। वो समाजवादी पार्टी के घर में कार्यालय था, वो गिड़गिड़ा रही थी किस तरीके से उसको कब जब हम लोग सदन में आवाज उठाए, योगी ने, हमने उठाया, फिर योगी जी ने उठाया। तो इसका मतलब जो गरीब है जिसकी आवाज आएगी उसको न्याय मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा नहीं न्याय मिलेगा। मैंने कहा कि ये अधिकारी ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से हम लोग नाराज है। 43 सीट हार गए, उसके पीछे अधिकारी भी उसमें शामिल हैं कि जो है इन लोगों ने। तो आपकी सरकार है, आपका सिस्टम है, उसके बावजूद भी पुरानी चीज बार बार सामने आ रही है संजय, यानी कि अभी भी सिस्टम सुधरा नहीं है माने। अरे उसमें तो रहेंगे छुपे ने अंदर पुरानी याद आ गई संजय जी आपको? नहीं पुरानी नहीं, आज के दिन में आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे, माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद दूंगा कि जांच होता है या ऐसे जो उनके संज्ञान में मामला आता है तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, उन्हें हटाया जाता है, उन्हें सस्पेंड किया जाता है। क्या आपके दिमाग में आया कि वो जिक्र आपने कर दिया कि 7 दरोगा को पीटा तब जाकर मैं पहुंचा यहाँ? नहीं मैंने कहा कि वो मतलब ये कार्यकर्ता इस तरह का, इनको शांत स्वभाव देख रहे हैं। ये मार्शल कौम है, ये अंग्रेजों मुगलों के मौत के घाट उतारे हैं, ये भगवान राम को भी पार उतारे हैं, देश को आजाद कराए। संविधान में है 74 प्रकार का रिजर्वेशन, इनको व्यवस्था देने का अंथा समय अंगीकार कमेटी 1949-50 बना। इनके नाम अनुसूचित जाति में है। अनुसूचित जाति में हमारे पास हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था है, इन्हें सुरक्षा देने की व्यवस्था है, छीन लिया। अगर समाजवादी पार्टी ने हमारा नाम ओबीसी में नहीं डालता, आज के दिन में हमारे बच्चों का शिक्षा छीनना, इज्जत जो है सुरक्षित थी संविधान से, हमारा नाम ओबीसी में डालना, इसके मतलब निषादों को। आपने बात करी संजय जी, लेकिन कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा आरोप आप पर लगता है। आप
कुत्ते से उनका तुलना कर देते हैं, गधों से उनकी तुलना कर देते हैं। कार्यकर्ताओं को लेकर एक ऐसा वीडियो आपका बड़ा वायरल हुआ संजय जी। नहीं, इतना गुस्सा अधिकारियों पर उतारेंगे, कार्यकर्ता पर भी? नहीं, कार्यकर्ता हैं, बच्चे हैं, पढ़ाया जाएगा। हम लीडर कम टीचर ज्यादा हैं। और टीचर जो होता है बच्चों को प्यार भी देता है, अगर गलत है तो उन्हें हम जो है टाइट भी करेंगे, उन्हें सही दिशा भी देंगे। और ये उन्होंने अधिकार दिया है कि हम लोग आपस में हैं, उनको किस तरह उसको। अन्यथा मैं तो यही देखता हूं कि कुछ सोशल मीडिया में है, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं कि वो हमेशा निगेटिव खबर खोजते हैं, पॉजिटिव कभी इनकी गरीबी पर नहीं गए, इनका हिस्सा छीना गया उनको नहीं कहे। ये अनुसूचित जाति में है, जब राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर दिया तो ये ओबीसी में डाले। भाई 7 जून 2015 को आंदोलन हुआ, प्रदेश भर आंदोलन हुआ, तब 31 दिसंबर 2016 को हमारा नाम ओबीसी से काटा गया, फिर ओबीसी से निकाल दिया, लेकिन नहीं मिल रहा है। 9% हमारा हिस्सा जो खा रहे हैं, अगर उन्हें मांग रहा हूं कि 9% ओबीसी से काट दीजिए, हमारा एससी में जोड़ दीजिए, हमारे लोग सुरक्षित हैं। रामचरित्र निषाद दिल्ली से आकर मछली शहर अनुसूचित जाति की सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर कार्यकर्ता वाला सवाल इसलिए पूछ दिया संजय जी मैंने, क्योंकि धर्मात्मा निषाद को लेकर भी कई राजनीतिक पंडितों ने बड़े बड़े आरोप लगा दिया आप पर, इसलिए मैंने पूछ लिया। मैं धर्मात्मा निषाद मेरा बेटा था, मेरा कार्यकर्ता है। वो नाराज होता था, सीधे जो भी आता था लाइव आता था। जब वो सही जानकारी जान जाता था, उसे लोग गलत जानकारी देते थे, गुस्सा लगाते थे। सही जानकारी हो गया मेरे साथ 6 महीने जो मेरे पास था। आज के दिन में हमने जब 13 जनवरी को गोरखपुर में कार्यक्रम था तब भी मेरे साथ था। मैं बाहर 13 जनवरी से बाहर हूं। आज के दिन में वो नाराज होता तो आज फिर बात करता हमसे। 8:30 बजे की घटना 9:30 बजे वो पोस्ट पड़ता है। वो पोस्ट वही है कि दिख लिए पहले सरवन लिखता है, लेकिन उसमें श्रवण लिखा हुआ है। हमेशा वो फुल स्टॉप लगाता था, बिंदी लिख दिया। आज के दिन में एक ही गलती नहीं है। कोई भी आदमी इतना बड़ा लेख भी नहीं लिखेगा। दूसरा, आज के दिन में उसकी 2 आईडी चला रहे हैं, तो 2 आईडी चलाने वाले में दूसरा कौन था? ये तो समाजवादी पार्टी का पूरा षड्यंत्र था। उसमें पोस्ट डालकर डॉक्टर साहब को बदनाम किया जाए। वो तो जांच का विषय है, आज जल्दी आ जाएगा, जांच चल रहा है उसमें। हमको तो कह रहे हैं कि ना, हमने तो पहले बताया कि अगर मैं उसमें दोषी हूं तो हम उसमें सजा भोगने के लिए तैयार हूं, जो सरवन है। लेकिन सोशल मीडिया पर किसी को इस तरीके से अपमानित करना, हम कह रहे हैं फूलन देवी उनकी सांसद थी, तो फूलन देवी की जांच क्यों नहीं कराई? आज के दिन में उनके मां को संसद का दर्जा क्यों नहीं दिया? मैं सदन में उठाया तो आज फूलन देवी के घर जा गए, पहुंच गए। मैं कह रहा हूं जिसके लिए हथियार उठाया था फूलन देवी ने, उस जो है उसकी जमीन क्यों नहीं मुक्त कराई गई? वो फूलन देवी जो सांसद थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, ये चौरसिया नामक समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। वो तो प्रॉपर्टी उसकी मां को मिलना चाहिए ना। तो अगर मैं आवाज उठा रहा हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमारे समाज के जितने नेता थे, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झोरी बिंद, जमुना निषाद, फूलन देवी, सब मारे गए। इसलिए मारे गए आवाज फूलन देवी, बहन फूलन देवी का जब सपा से मोह भंग हुआ, उन्होंने कहा कि भाई मैं 2 बार सरकार बना चुकी हूं, आपको वोट मांगी हूं 18% निषाद केवट मल्ला, हम जमुना ये जो है 170 सीटें हमारे निषाद बाउल में जितवा दिया। आपने वादा किया था कि निषादों को भागीदारी मिलेगी। जब निषादों की भागीदारी मिली, मांगना शुरू कर दिया, सपा ने इनकार कर दिया। उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली। उन्होंने पार्टी बनाना अधिकार बनता है, एकलव्य पार्टी बनाते 27 दिन में मारी गई। यही दोष है कि निषाद नहीं पार्टी बनाएगा। तो आज के दिन में मैं कह रहा हूं कि हम देखो कितना दिन जिंदा रहते हैं। वो एक जो है सौभाग्य हमारे कार्यकर्ता, ये दुश्मन कितना दिन छोड़ते हैं। हमारे यहाँ जो भी आवाज उठाने वाला नेता है, ये पार्टियां, पिछली पार्टियां इनको सत्ता नहीं धरती से उठा लिया है। अब इसके हम तो जांच की मांग करते हैं। आज के दिन में हमारा नाम ओबीसी से निकाल देंगे, हमारे एससी में डाल देंगे, जो अधिकार नहीं था समाजवादी पार्टी का। बसपा उसे जो है स्टे ले लेती थी। 30 साल तक जिस निषाद की नौकरी लूटी गई है, उनके लोग न सिपाही हैं, न दरोगा है, न कर्मचारी है, न अधिकारी है, तो क्या ये निकाह हिस्सा जो लूटेगा, जब पता चल जाएगा तो समाज तो गुस्से में आएगा ना। आज के दिन में ये हमारा जो मलाई खाने वाले, अब इनके खिलाफ हमारा समाज खड़ा हो रहा, तो यही अधिकारी कर्मचारी है। तो देखते हैं, अरे यार यही डॉक्टर बाग सेना है, इसी की वजह से समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही है। यही डॉक्टर बाग की सेना है, ये जो बसपा के लोग अब नहीं आ पा रही है। ये तो मोदी योगी वाले हो गए हैं, ये जय निषाद राज वाले हो गए। ये तो निषाद राज तो केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा थे, रेते से इनको अपमानित करते थे, इनको लतियाते थे। ये भाई जब संविधान में सुरक्षित था कि निषाद की बेटी को कोई इज्जत लूटेगा तो सीधे जाएगा जेल, इसकी जमीन कोई नहीं ले सकता है, इसे शिक्षा में फ्री में मिलेगा, ये जो है सरकारी पैसे से पढ़ के सरकारी नौकरी करेगा। लेकिन हमारा नाम ओबीसी में डाल के दिया, निषाद केवट मल्ला
बिंद कश्यप कहार धीवर रह बार है पिछड़ी, अब इसका बेटा खाएगा खिचड़ी, अब इससे कुछ नहीं उखड़ी। यही तो इन्होंने कर दिया। अब इनकी बेटी की इज्जत लूटी जाएगी तो गिर आएगा थाने, वहां भी 10 लाख खा के आएगा। इनका अधिकारी कर्मचारी नहीं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में आप सरकार में हैं, सरकार के इशारे पर पुलिस चलती है, आप पुलिस के ऊपर सवाल उठाते हैं। सरकार में कहीं किसी भी दूसरे दल से भले ही लोग आए हों, लेकिन आप कहीं न कहीं निशाना साधते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में विभीषणों की संज्ञा बताते हैं। आप कोई भी बयान, जब कुंभ की बात आती है तो आपका एक बयान आता है कि इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। औरंगजेब की बात आती है, उसकी कब्र की बात, तब भी आपका एक बयान आ जाता है। राहुल गांधी की बात आती है, आपका एक बयान आ जाता है। राहुल गांधी को आप आतंकियों से जोड़ देते हैं। केजरीवाल को आप एक बहुत बड़ा गुनहगार बता देते हैं। अगर सब कुछ देखा जाए तो आज के समय में कहा जाए कि योगी जी के बाद में अगर उत्तर प्रदेश में कोई सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला नेता है या फिर योगी जी की कैबिनेट का मंत्री है, तो फिर उसमें सबसे पहले नाम संजय निषाद जी का आ जाता है। मैं खाली एक चीज पूछना चाहता हूं कि आखिर इस तरीके की चीजें आप ले कहां से आते हैं, और सरकार का हिस्सा होते हुए भी सरकार के अंगों के ऊपर, पार्टी के ऊपर और पुलिस के ऊपर सवाल उठाते समय कहीं आपको ये नहीं लगता कि मामला गड़बड़ न हो जाए? अरे यार, हम तो निषाद राज के वंशज हैं। भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं। जब त्रेता में भगवान राम को निषाद राज ने गले लगाया था तो कहा हे राम, हे निषाद राज। निषाद राज ने कहा हे राम मित्र थे हो। अब आज के बाद आप ईश्वर की दिव्य शक्ति है। ईश्वर की शक्ति का पहला दर्शन निषाद राज ने किया था और निषाद राज को गले लगा। त्रेता के बाद अगर मोदी योगी ने डॉक्टर संजय को गले लगाया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मित्र होने के नाते कि उन्होंने गंगा पार किया और रावण को खत्म किया। 14 वर्ष बाद अगर आए तो किसी निषाद राज, भगवान राम ने जब अपने जो है 14 वर्षों के बाद जब राजा तो भारतीय जनता पार्टी के आपका अपने क्वेश्चन का जवाब तो ले लीजिए। अगर उन्होंने 14 वर्ष बाद निषाद राज को याद किया और निषाद राज आए, त्रेता में दोनों ने कलम चलाए तो राम राज आया, सुख का राज आया। तो सुख का राज आया, राम राज आया, निषाद राज आया, तभी तो। अगर मुगल आए तलवार के नोक पर, तलवार गर्दन पर रख दिया, सलवार पहना दिया डर के मारे। अगर हमारे पुरखों ने गला कटना स्वीकार हुआ है, कुछ भी हुआ, बहन बेटी की इज्जत लुटाना नहीं स्वीकार हुआ, और उन्होंने मरना स्वीकार किया, लड़ना स्वीकार किया, और उन्होंने हरा झंडा नहीं टांगा, तो कौन सा गलती कर दिया भाई? आज के दिन में निषाद राज के किले में मस्जिद रहेगी तो इसके मतलब निषाद राज तो पहले थे, मस्जिद तो बाद में थी, तो जबरदस्ती निषाद राज के किले पर मस्जिद बनेगी। जहां कृष्ण रहेंगे वही मस्जिद बनेगी। जहां जो है काशी नगरी में जहां हमारा मंदिर वहीं मस्जिद बनेगी। अरे मस्जिद तो कहीं बनाया जा सकता है। राम जहां पैदा होंगे वही मस्जिद बनेगी। ये तो एक विवाद है, एक लोकतांत्रिक ढंग से उसे हल किया जाना चाहिए, इसे मुद्दा नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि हमने जगह जगह पुलिस पर सवाल उठाते हैं, सच्चाई तो बोलना पड़ेगा ना, मित्र है ना, जिस नाव में हम बैठे रहेंगे। तो इतनी सच्चाई बता दी, विभीषण कौन है? सच्चाई उसी को बता रहा हूँ। अगर नाव में हम बैठे, आप ही लोग बैठे हो इस व्यवस्था रूपी नाव में, और कोई कहे भाई हमारी सीट रिजर्व है, मैंने तो इतना रुपया दिया या हम इसको दे दिया कि भाजपा ने कि हम इस सीट पर बैठेंगे, और अगर वो अटैची से ड्रिल मशीन निकाले और बीच मझधार में उसमें छेद करने लगे तो क्या हम छेदा करने देंगे? क्या भाजपा तो माफ कर दे, मान ले भाजपा का ध्यान देश चलाने में है और प्रदेश चलाने में है, और ये ड्रिल मशीन छेदा कर रहे हैं तो हम तो उठा के फेंकने की बात कहेंगे ना। अरे यार, वही जो हाथी वही जो कांग्रेस को खाए हैं, वहां गारंटी लिए थे और उन्होंने कहा हमें टिकट दे दो, मंत्री बना दो, हम करेंगे। पता चला कांग्रेस ने इसे ओबीसी में डाल दिया। उनका नाम लेने में डर किस बात का? जब आपको कोई डर नहीं मालूम है। अरे जो गंदे लोगों का नाम लेकर जुबान गंदा क्यों किया जा? हाथी में मलाई खाए उनको भी लेके डूबे, साइकिल में मलाई खाए उनको भी लेके डूबे। वही भाजपा में आए, आज सलाहकार बन गए कि छुआ भरोट निषाद है, इन्हें पौआ पिला दिया जाएगा, काम चल जाएगा। ये राम भक्त हैं, इन्हें कोई आरक्षण की जरूरत नहीं, इनका कोई मुद्दा नहीं। डॉक्टर साहब खाली अपनी रोटी चमकाते हैं, ये खाली अपनी किताब लिखते हैं, जय निषाद राज का नारा लगाते हैं, निषादों को जगाते हैं। इनको कुछ नहीं, आंख मूंद कर वोट दे देंगे। और 43 सीट हार गए, ये कहाँ गए इनके लोग जो गारंटी लिए थे? ये लोग यही तो कुंभ कर रहे थे निषादों को, यही तो कह रहे थे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। वो विभीषण भाजपा में रह कहेंगे कि भाई डॉक्टर की जहां जहां डॉक्टर जा रहे हैं वहां भाजपा को वोट नहीं, भाजपा में रह के भाजपा खिलाफ वोट डलवाएंगे तो विभीषण कहलाएंगे ना। मंत्री जी, फिशरमैन आप, कंट्रोवर्सी किंग आप, और आप ये कहते हैं कि मैं जिद्दी हूं, तो मतलब जिद्दी की जद में आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है,
फिर माफी भी आपको मांगनी पड़ जाती है। या तो आप दिल खोल के बोलिए, या फिर उसके बाद कहते ना कि या पछताइए मत, फिर आपको सफाई भी देनी पड़ जाती है। क्यों? अरे मैं इसमें कहा माफी नहीं, मांग, कई मैंने तो सारे कहा आपके- कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है। मैं तो इस बयान पर कायम हूं ना, हम तो इस बयान पर कायम हो कि 7 जून 2015 को जो कार्यकर्ताओं के साथ रक्षक भक्षक बने, तो कार्यकर्ताओं ने ऐसा काम किया है। फिर कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय न हो, ये हमारे समाज के साथ अन्याय न हो। जो अपराधी हो जेल जाए, बिना अपराध के बच्चों को, निषादों को मत पीटा जाए, मारा जाए, क्योंकि अभी निषाद का मार्शल कम है। ये अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, देश को आजाद कराया, भगवान राम को भी पार उतारा है। तो ऐसा थोड़ी है कि चूड़ी पहन के बैठा कि आप उसे फर्जी केस में फंसा देंगे, डंडे पीटेंगे, वो चिल्लाते रहेंगे। अब वो समय खत्म हो गया। किसी के बेटा पढ़ रहा है वो शहर में, उसका नाम डालेंगे, उसे घर में माँ बाप को पीटेंगे, बच्चा को लाओ तुम्हारा बच्चा शामिल था। वो शामिल ही नहीं था। मैं कह रहा हूं ठीक है, अधिकारी का काम था जाके वहां मैनेज करता, संतुष्ट करता सभी दोनों परिवारों को। जो अपराधी थे जेल भेजवाता, बाकी जो निरपराध थे उनसे सांत्वना करता, भाई नाम पड़ गया बाद में निकल जाएगा, जांच होने तक संतुष्ट रहो। तो अधिकारी क्यों नहीं गया? इसके मतलब सच्चा अपराधी को, अधिकारी को जाना चाहिए मौके पर ना। तो वही है अधिकारी जो हाथी साइकिल पंजा वाले हैं, जिससे निषाद नाराज हो जाए। अभी तो लोकसभा आ रहे हैं, संजय निषाद 6 महीने बाद संजय विधानसभा, निषाद वो भी हार सबसे जाए। बड़ी बात यह है कि कई बार क्या होता है, जब फ्रस्ट्रेशन तब निकलती है कि एक्चुअली आप जो करना चाहते हैं वो जब हो नहीं पाती। क्या बार बार आपके बयानों की जो फ्रस्ट्रेशन निकलती है, क्या कुछ ऐसा क्या सोच कर आए थे और क्या हो गए? क्या हो गया? तो कहीं ऐसा तो नहीं, दिल पे हाथ रख के बताइए कोई कि चीज- आप चीज सत्ता है ना? में शामिल हैं, सत्ता में हिस्सेदारी है, उसके बावजूद क्या आप दिल खोल करके जो आप अपने समर्थकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो करना चाहते थे या जो मिशन लेके आए थे, वो आपका उस लिहाज में आगे बढ़ रहा है या नहीं? या वही टीस है जो फ्रस्ट्रेशन के तौर पे बाहर निकलती है? ये फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं है, जस्टिफिकेशन है। हम न्याय की बात करते हैं, ये संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा है। हमें न्याय तो मांगना पड़ेगा ना। जिसके माँ के गोद में बच्चा पैदा है, जो माँ पैदा की हो, गोद में रहता है, जब चिल्लाता नहीं तब तक माँ को याद नहीं आता, जब चिल्लाता है तो दूध पाता है। तो मैं अगर भाजपा के साथ हूँ, सरकार के साथ हूँ, तो हमारे समाज की आवाज अगर नहीं आएगी तो कैसे होगा? अगर आवाज दिया प्रकाश ने तो 10% आरक्षण लिख दिया मोदी जी ने। आवाज दिया महिलाओं की, हम भाई अबला हैं, उन्होंने 33% आरक्षण दे दिया। तो सबसे ज्यादा भूमिहीन निषाद हैं। अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा, नदियों ने उजाड़ा है, सबको गंगा पार किया, सभी को पार्टी, सभी ने उनको धोखा दिया। तो हम कहते हैं कि अगर योगी जी हमारी आवाज सदन में उठाते रहे कि निषाद जो है अनुसूचित जात का हकदार है, अनुसूचित जात की सूची में शामिल है, इसको मिलना चाहिए। अगर हमारे मुखिया हमसे पहले, मैं तो डॉक्टर था, हमसे पहले तो मेरी आवाज मोदी जी थे। अगर भाजपा के मछुआ विजन में आरक्षण लिखा था, मछुआरों को 30 प्रकार की व्यवस्था भाजपा के मछुआ विजन में था, तो अगर 2014 से मछुआरे भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो अब तो हम अगर गए, हमने 2019 में सपा बसपा एक हो गई, मैंने जीत दर्ज कराया, 2022 में ऐतिहासिक जीत कराया, लेकिन 1 से 2 ही बार आप किसी को डलवा सकते हैं। तो तीसरे बार जब समाज हमसे सवाल करेगा, तो सवाल को हमको आपके चैनल के माध्यम से बताना पड़ेगा। अगर मैंने पूरे 75, अभी इस समय लगभग 59 जिले हो चुके हैं संवैधानिक अधिकार का, कोई जिला ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं गया हूं विधानसभा में 50 से 60 हजार 1 लाख वोट हैं। अगर 170 विधानसभा बाहुल, निषाद बाहुल है, इतना वोट बैंक है, तो हमें तो बताना पड़ेगा मोदी योगी को। मंत्री जी, आपकी बात में इतना दम है तो आपके सहयोगी दलों को क्यों नहीं आपकी बात में दम लगता? आप खुद कहते हैं हारी हुई सीटें हमें दे दीजिए, हम जीत कर लौटा देंगे, कहना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर इतना दम है तो आपके सहयोगियों को क्यों नहीं वो दम नजर आता? आपको आवाज उठानी पड़ेगी। पहली बार है मैडम कि पहली बार चुनाव लड़ा था, अम्बेडकर आरपीआई से लड़े थे, एक विधायक बनाए थे, वो दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी, पॉलिटिकली जो है वो पीएचडी थे। उसके बाद डॉक्टर संजय पहली बार चुनाव लड़े 2017 में, मैं भले हारा, मैंने एक विधायक बनाया और मैंने सोचा था कि जो रोड़ा है निषादों के आरक्षण में, निषादों के विकास में सपा बसपा, इनका हिस्सा खाने वाले इन्हें सत्ता से हटाओ, जो इन्हें गुमराह करके ओबीसी में डाले इन्हें हटाओ, आंदोलन किया तो मेरा नाम हटा। तो मैं आज के दिन में इनको जिताया, फिर मैंने मोदी को आया वादा किया, जिताया। तो ये चीजें हैं कि जो आप कह रहे हैं 15 सीटें हमने लिया, उसमें 11 हारी हुई सीटें लिया, मैंने 5 सीटें उनके सिंबल पर लिया, हमने बिना लिए उन्हें दिया है। 10 सीट हारी हुई सीटें तो भाजपा हार गई थी, मैंने लिया। कभी भाजपा जीती नहीं थी।
5 सीटें उनके सिंबल पर लिया, तो हमने लिया क्या? हमने तो जीत दिया ना। हमसे ईमानदार कौन हो सकता है? हमसे ज्यादा जो है इस तरीके से त्याग कौन कर सकता है? मैंने दिया, जीत दिया है। 2018 में 19 जीत दिया। लेकिन संजय निषाद जी, कार्यकर्ता कहते हैं कि जब एमएलसी बनेंगे तो संजय निषाद बनेंगे, सांसद बनेंगे तो उनका बेटा बनेगा, विधायक बनेगा तो उनका बेटा बनेगा। क्या जिस तरीके से परिवारवाद के खिलाफ आप लोग बहुत सवाल उठाते रहे, अब जब राजनीति में आपको मौका मिला है तब आपका परिवार ही सबसे पहले आगे आएगा। कई आपके ऐसे साथी रहे जो आपके साथ संघर्षों में रहे साथ, वो आज धीमे धीमे करके एक एक करके आपसे अलग होते जा रहे हैं या फिर आप पर कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कहीं लग तो नहीं रहा कि सत्ता में आने के बाद कोई एक सिंगल कार्यकर्ता का नाम बता दें कि जिसने आरोप लगाया? आरोप कौन है? ये सपाई और बसपाई हैं जिन्हें हटाया। नहीं, वो कभी आपके साथ चलते थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वही आ आपके साथ वही आ रहा हूं। हम सब गवाह थे जो दिल्ली दरबार में जब आप परिक्रमा लगाने जाते तब वो आपके साथी हुआ करते थे। मेरी बात आज आपके खिलाफ नहीं, वो साथी नहीं है। वो क्या है, अभी मैं उनके बारे में बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से। आप देखो, 15 सीट में 5 सीट मैंने लिया था। मैंने कई लोगों को बताया कि 5 सीट निषादों के लिए लाया हूं। कोई लड़ने नहीं आया। उसमें से 2 निषाद जो हमारे पास नहीं थे। अब मैंने परमिशन लिया गृह मंत्री से कि भाई आप निषाद हैं ना हमारे पास। हम सपा में मेरा डॉक्टर विनोद बिंद है, वो 10 साल से घूम रहे हैं। 18% वोटों की भागीदारी कर रहे हैं। हो नहीं गए और आप पांच अपने कैंडिडेट नहीं ला पाए। मेरी बात सुनिए ना, तो हमारे लोग वही आप जिनकी बात कर रहे हैं वही लोग हैं। जब वो आए होते टिकट नहीं देते तो हमारा दोष है। मैंने फोन करके बोला भाई लड़ना हो आगे लड़ लो, आप करो। मैंने पैसा भी दिलाया, टिकट भी दिलाया, पैसा भी दिलाया है। आके मेरे सामने विनोद बिंद क्या हमारे घर के मेरे बेटे हैं, हम बेटा हैं। वो बिंद होने के बाद भी मैंने बेटा बनाया। पीयूष रंजन निषाद का टिकट भाजपा नहीं दे रही, मैंने अपने कोटे से लिया। सरवन तो एक ही बेटा मेरा है ना। एक सांसद उस समय हमें लड़ने का था, मैं नहीं लड़ा। तो जो जीत चाहिए, हम किसी को लड़ा के हरवाना, अब तक दर्जनों निषाद को लड़ा के इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। वो लड़ने ही लायक नहीं है। आज के दिन में आए होते तो 5 सांसद, तो क्या विनोद बिंद नहीं दिखाई देते हैं? क्या जो है आज के दिन में भाई इनके पास पैसा सोशल मीडिया से है, ये लोग पता फर्जी तमाम निषाद बन के आके उस पर लिखते रहते हैं। जिन साथियों की आप बात कर रहे हैं उनको मैं मिट्टी से लाया था, बर्तन बनाया, पात्र बनाया। तपने का समय आ गया तो वो चले गए, मिट्टी में फिर मिल गए। वो तो कहते हैं कि हम जब संघर्ष था तो हम लोगों ने लाठियां खाई साथ में, और जब मलाई बटने का नंबर आया तब हमको क्या ऐसा कोई नाम बता दें, ऐसा कोई नाम बता दें। जब मैं पहली बार सीएम हाउस घेरवाया समाजवादी पार्टी का, तो जो कोर कमेटी के लोग थे वो जाकर समाजवादी पार्टी के कमरे में चाय पी रहे थे और 2 घंटे बाद आए, भाग गए। जब रेल आंदोलन हुआ था वो तीनों लोग थे वो भाग गए थे, फिर भी साथ में रखा। जब 2019 में हम लोग आए और जीत गए तो ये सारे लोग सपा से मिलकर पैसा लेकर एक फर्जी आप स्टंट किया लोगों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो। पूरे साल भर ये लोग पैसा लेके चलते रहे। भाई कार्यकर्ता है हमारे, वो कार्यकर्ता जो रूट कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता, संकल्पित कार्यकर्ता हैं और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ हैं। ये जितने भी जो इस तरह के दगाबाज हैं, आस्तीन के सांप हैं, ये है ना, तो आस्तीन के सांप को हटाना पड़ेगा, दगाबाज को हटाना पड़ेगा। वो अपने आप भाग गए, हमारे यहाँ कभी निकाला ही नहीं, मैंने पार्टी में से निकाला होता। आपने नाम पूछा, एक सबसे बड़ा नाम घूम फिर के वही आ जाता है जिसका नाम है धर्मात्मा निषाद। धर्मात्मा निषाद को आपने कहा कि वो आपके बेटे जैसा था, उसकी मौत हुई है। पहले दिन आपने कहा था कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या अब तक आपने सीबीआई जांच को लेकर के कोई मांग उठाई? इस इतने बड़े मुद्दे को, जो व्यक्ति आपके बेटे जैसा था, अगर बेटे जैसा था तो उस बेटे की मौत के बाद में संजय निषाद ने अब तक क्या कदम उठाया? पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करें? मुख्यमंत्री से मैं मिला, हमने कहा इसमें जांच होना चाहिए। सपा के लोग इसमें सारे सपाई हैं जिसको मुद्दे को तूल दे रहे हैं। कभी भी है, वो मेरे साथ था, पहले से था। वो केवल एक जिले में था, रहने के नाते वो प्रदेश सचिव लिखता था। वो खाली एक संत कबीरनगर में और महाराजगंज पहले उसका पूरा हो जाने दीजिए। लेकिन मैं मिला, उन्होंने कहा जांच, हमने कहा जांच कराइए, जांच में जो दोषी होता उस पर करा। मैं दोषी, मैंने उनको सारे तथ्य, मैंने आपको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे तथ्य दे दिया, तब धीरे धीरे लोग भागना शुरू किए कि नहीं ये तो भाई गलत हो गया, अब हमारी इज्जत खत्म हो रही है। अब कहाँ चले गए भाई आज के दिन में सफाई सब लोग? आज के दिन में बेटे को भेजा मैंने,
अगर वो अपराधी हो, मैं तो बेटे ने कहा ना कि अगर अपराध में है तो हमारा नाम लिया तो हम जो है सजा भोगने के लिए तैयार है। तो अगर पुलिस जांच कर रही है, जब पुलिस गलत जांच करेगी तभी तो पकड़ में आ गया। उस जांच में नहीं उसमें आ गया, लंबा समय हो गया ना, अरे समय आने दीजिए। वही कह रहे हैं ना कि आप सब लोग अभी फिर जांच अगर लिख दिया तुरंत तक कहेंगे अरे यार गलत है, डॉक्टर साहब ने इन्हें गलत रिपोर्ट लगवा दिया, गलत काम करा दिया। ये तो वही है जो लोग फर्जी बोलते हैं, आप उन्हीं को वकालत करेंगे। मैं कह रहा हूं सही बात है कि धर्मात्मा निषाद भी मेरे साथ अगर आरोप लगते हैं उसको पूरा खत्म, उसको पूरा हो जाने दीजिए। अगर वो 6 इलेक्शन के समय मेरे पास आया संत कबीरनगर, तब से अभी तक मेरे साथ था, 13 जनवरी को मेरे साथ था। उसके बाद अगर मेरे से कोई तकलीफ होती या उसमें बीच में कोई बातें होती या बीच में कोई पोस्ट उसने डाला होता कि मैं डॉक्टर साहब से नाराज हूं, एक दिन पहले ही कि उसकी पोस्ट है जिसमें वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है और उस अपने आप को बता रहा है कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। दूसरे दिन उसकी पोस्ट आती है जिसके बाद में वो कहता है कि उसको धमकाया जा रहा है, आपके बेटे का वो नाम लेता है, उसके नाम पर आप पहले बताइए ना, आज में उसकी मौत हो जाती है। नहीं आज किसी नाम लिखा हो, एक दिन पहले बताएं हम लोगों का। चुनाव लड़ रहा आता तो लड़ाते। कोई ऐसा आदमी, देखिए ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो आत्महत्या कर लेगा। टिकट जब आएगा इलेक्शन 2 साल बाद, मैं किसी को दूसरे को प्रत्याशी घोषित किया हूं, उसको न किया हूं, है चुनाव तैयारी करे, सब लोग करते हैं। अगर किसी दूसरे को तैयारी कर रखा हूं, दूसरे को फोटो लगा रखा हूं, दूसरे को घोषणा कर दिया हूं, तब तक कोई हमारे ऊपर आरोप लगाएगा। आज के दिन में उसका आवेदन मेरे पास आया हो कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो भी बताए ना, किसी को कहने से या करने में सच्चाई क्या। आपको पहले मालूम है कि 8:30 बजे की घटना है, सीधे सब कुछ तथ्य सामने, 9:30 बजे मरने के बाद कौन पोस्ट करता भाई बताएं आप लोग। इसलिए सुनियोजित है, बड़े लोग इसमें शामिल हैं, ये आप लोग ये जांच का विषय यही तो सब चीजें हो रहा होगा। देखिए अभी तो नरेटिव वाले हैं ना, वही कहेंगे डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट बदलवा दिया, उसका क्या जवाब देंगे आप बताइए ना। जब उनको झूठे ही बोलना है पूरे सोशल मीडिया पर, बदनाम करना डॉक्टर साहब को, तो अब पुलिस अपना काम करेगी, जवाब पुलिस से सरकार और सिस्टम सर आपका पुलिस जवाब देगी, पुलिस अपना जांच करे, पुलिस जवाब देगी। उसका सारा काम है पुलिस से पूछा जाए कि पुलिस काहे ने लेट कर रही है, क्या कर रही है, करेगी। थोड़ा इससे निकल जाते हैं क्योंकि आपने जिक्र भी किया, भी मुगलिया निशान को लेकर आपने जिक्र किया, आपका एक पुराना बयान भी है जिसमें आपने मुगलों की निशानी मिटानी है तो फिर ताजमहल और लाल किले को तोड़ना होगा, ये जिक्र किया। क्या ये वक्त आ गया जो इस वक्त माहौल बना हुआ है पूरे देश के अंदर, या फिर ये बस क्योंकि इसको लेकर विवाद खड़ा करते हैं विपक्ष के नेता कि ध्यान भटकाने का काम सरकार कर रही है। आपने भी ताजमहल को तोड़ने, लाल किले को तोड़ने का जिक्र कर दिया था। बिल्कुल, इसी में ऐड करती हूं मंत्री जी, आप ये भी कहते हैं कि जिन्हें इतनी तकलीफ है वो वीजा लेकर पाकिस्तान चले जाएं, इतना खुले तौर पर आप कह रहे हैं। आप लोग भी सेट करते हैं। सही बात हमेशा जो है, मैं डॉक्टर हूं ना, जब सही दवाई या इंजेक्शन लगता है तो दर्द होता है, लेकिन रोग जब ठीक हो जाता है तो सब लोग कहते हैं नहीं ठीक दवाई था। दवाई हमेशा कड़वा होती है अगर देश में सच्चाई जल्दी स्वीकार नहीं होती। जब एक बार भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जिन्हें धर्म पसंद था वो धर्म के आधार पर चले गए, जिसे हिंदुस्तान पसंद था, हिंदुस्तानी तहजीब पसंद थी, भारतीय संस्कृति पसंद थी, वो इस तरह में आज के दिन में। अब जिसे नापसंद है तो अपने बाप को दोष देना है, अपने पुरखों को, कि उन्होंने क्यों नहीं वो चले गए यहाँ से। आज भी कहूंगा कि अगर जिन्हें भारत का भारतीय संस्कृति पसंद न हो वो चले जाए, वीजा लेके वहां रहें, लेकिन भारत तो संविधान से चलेगा, न कि शरीयत से चलेगा। आज के दिन में हमारे लोग तो उनका तहजिया उठाते हैं, हमारे लोग तो जो अल्लाह हाउसे करते हैं, लेकिन क्या कभी उनको देखा क्या आपको कि वो दुर्गा पूजा भी उठाते हो या उनको दुर्गा मूर्ति में आते हो पूजा करते हो। ये कितनी नफरत करते हैं आज के दिन में भाई। यहाँ पाकिस्तान भारत का मैच होगा, पाकिस्तान हार जाएगा तो यहाँ बम छोड़ेंगे, ये तो खाएंगे भारत का, गाएंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो गए कैसे रो रहे, हम तो ये हमारे ही हैं, हमारे लोग हैं, इसी देश के नागरिक हैं। इसलिए आज सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से खराब। मुसलमान तो कांग्रेस को वोट दे रहा 70 साल से, चपा बसपा को दे रहा 30 साल से, बदले में गरीबी पा रहा। हम तो चाहते हैं उनकी गरीबी खत्म हो, डॉक्टर वो गरीबी बढ़ाएंगे, मकान हम देंगे, इलाज हम करेंगे, हैं उनके घर हम देंगे, हम अनाज हम देंगे, ये गरीबी बढ़ाएंगे। तो अब कोई मुसलमान नहीं चाहता गरीबी बढ़े, वो भी चाहता डॉक्टर इंजीनियर बना। तो हमारे कहने का मतलब आप लोग विशेष वर्ग पर टारगेट करने का प्रयास करते हैं, इस तरीके का जिक्र वह लोग हैं। अगर औरंगजेब का नाम किसने रखा, किसने लिया इस समय, पहले आप ही बता सकते हैं। औरंगजेब की याद अब आ रही है, हमने तो नहीं कहा, उनके साथ। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर उनको लगता है औरंगजेब जो आदर्श पुरुष था तो अपने बेटे का नाम औरंगजेब रख लें। और आज के दिन में क्या समाजवादी पार्टी के उसमें जो है वो बहुत बोल रही है, तो क्या उनके बाइलाज में पार्टी के कि औरंगजेब को आदर्श माना है
कि समाज को आदर्श माना है। तो समाज को सुरक्षा, समाज के विकास के लिए जो लोहिया आए थे, लोहिया ने क्या कहा था, श्रृंगेरपुर धाम का जो विकास प्राधिकरण होना चाहिए, मथुरा का विकास प्राधिकरण, उनकी किताब पढ़े आप लोग, जितने धार्मिक स्थल है उसे विकसित करा देना चाहिए जो मुगलों ने तोड़ा। लोहिया ने लिखा अपनी किताब में। हम कह रहे हैं आज के दिन में, तो क्या संविधान में उनके लिखा है क्या कि जो औरंगजेब हमारा आदर्श होगा? भाई कौन ऐसा आदमी होगा? क्यों, कौन अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखता है? पहले अपने बेटे का नाम औरंगजेब रख ले, तब जो बोले। संजय निषाद जी, सबसे बड़ी बात यह कि आप संवैधानिक यात्रा निकाल रहे हैं, संविधान परिवर्तन क्या कुछ ऐसा आपकी यात्रा का नाम है। सवाल ये है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ, विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया कि अगर बीजेपी आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में है। आप लोग भी सत्ता में रहने के बाद भी संविधान परिवर्तन, संविधान बचाने की लड़ाई ये आप रोज रोज चलाते हैं। क्या आपको भी लगता है क्या कि वाकई में आप लोगों के रहते हुए भी संविधान खतरे में है? यही तो बताना है कि वो जो संविधान के दे के दुहाई कर रहे हैं, वो संविधान को खाने वाले, संविधान में अधिकार खाने वाले हैं। ये कहाँ लिखा था कि आप सत्ता में आएंगे तो 27% आरक्षण में अपनी संख्या से 100 गुना नौकरी मिल्कमैन का हो जाएगा? ये कहाँ लिखा था कि अम्बेडकर बात के नाम पर आएंगे और जो 66 समूह है 23% रिजर्वेशन खाली लेदरमैन ले लेगा? तो क्या ये संविधान इजाजत देता है क्या? तो संविधान के सहारे जिन जातियों का हिस्सा लूटा गया है, भाई कि सरकारी पैसे से पढ़ना, सरकारी नौकरी, भाई संविधान जब बन रहा था तो संविधान सभा में आवाज उठाई चंद्रिका राम निषाद ने कि भाई देखा जाए कि कमजोर घोड़ा, मजबूत घोड़ा अगर एक जगह बांध दिया जाए तो मजबूत वाला सब खा जाएगा और कमजोर वाला नहीं पाएगा। तो कमजोर वाले को अवसर प्रदान किया गया। अब जो एक बार आरक्षण पा गया, क्या वही 70 साल से आरक्षण लेगा? मैंने कहा था ना नड्डा साहब से कि भाई इसमें रिजर्वेशन में फिर रिजर्वेशन होना चाहिए। जिसको एक बार बड़ा अवसर मिल गया उसे रोका जाए। जो पाइपलाइन में है, रोड पर है, पॉलीथीन में है, जो झुग्गी झोपड़ी में है, जो रिक्शा पुलर है, इनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया जाए, इनको अवसर दिया जाए, उनके बच्चों को विकास की मुख्यधारा में ला जाए। उसमें लिखा गया कि बड़े लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स में चुकाएंगे, उस सरकार से देश भी चलेगा, उसी पैसे से गरीब का बेटा केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार धीवर एक बार बातम, जो चमड़े का काम करेगा चमार भाई कहलाएगा, जो कपड़ा धुलेगा धोबी भाई कहलाएगा, जो नदियों में काम करेगा केवट मल्ला कहलाएगा, जो अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा हो, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, उन्हें मझवार कहा जाएगा। तो अनुसूचित मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा? जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जाति रूप से नीचे है, उजड़ा हुआ है, उससे जो है सूचित किया जाएगा। अच्छा संजय निषाद जी, मैं चूंकि 8-10 साल से आपको लगातार जो है, चूंकि आपकी जो राजनीतिक यात्रा 8-10 साल से, तो मैं खुद जो है आपके साथ इंटरेक्ट करता रहा हूं। आप 10 साल पहले अगर बात करें, आप एक मुहिम लेकर के आगे चले थे। आपने पार्टियां बदली, तब जब पार्टियां बदली तब भी आपने कहा कि दरअसल जो मुहिम लेके हम चले थे वो मुहिम इन पार्टियों में पूरी नहीं हो सकती, इसलिए हम बीजेपी के साथ आ गए। अब आप आ गए, कई साल हो चुका आपको बीजेपी के साथ आए हुए भी। मुझे 20-25 साल की अपनी राजनीति में आपको कभी उस तरह का बयान मुझे देखने को नहीं मिला, वो चाहे औरंगजेब को लेकर के बयान हो, होली को लेकर के आपका दिया हुआ बयान हो, वक्त को लेकर आपका दिया हुआ बयान हो। जो मुहिम लेके आप चले थे, आप कहां तक पहुंचे हो? क्योंकि आज तक आपकी बात, आपने कहा था कि जो SC ST में शामिल किया जाए, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। आपने वो तमाम और जो है वादे किए थे अपने समर्थकों से, वो पूरे नहीं हुए। तो आप किस उसमें अभी तक आप यहां पर हैं और आपको कितनी उम्मीद है कि ये पूरे होंगे, या फिर इन मुद्दों से आप अपना ध्यान भटकाने के लिए लोगों का इस तरह के मुद्दे जो खास करके जो है हिंदुत्व या फिर तमाम मुद्दे हैं, इसको फोकस कर रहे हैं? देखिए, दो बातें होंगी कि एक तो बयान पर आप आते हैं। बिल्कुल, मुसलमान भी मेरा है, 80% मुसलमान अंसारी हैं। जाल बिनने वाले को जुलाहा कहते हैं, जाल बिनने को जलाहा कहते हैं। जब उसे धागा नजदीक कर दिया जाए, घना कर दिया जाए तो जुलाहा हो जाता है। और जुलाहे को गर्दन पर तलवार रख दिया तो वो जो है अंसारी हो गया, मुसलमान हो गया है। वो अंसारी है। 80% मुसलमानों में अंसारी की दशा बहुत खराब है। आज के दिन में सबसे ज्यादा वो दशा उनकी खराब है। तो मेरे लोग, ये लोग उनको धर्म में, मतलब वो नहीं डॉक्टर बनने देते हैं उनको, न पढ़ने देते हैं, धार्मिक चीज पढ़ा के उन्हें उलझा रखे हैं और उनको उन्मादी बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो भी हमारे लोग हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर बने, इनके चक्कर में उलझाने औरंगजेब और जो है आला गाजी के चक्कर में अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाए, फायदा उठाएं। पहला तो ये मेरा उद्देश्य है, उस पर लोगों को फोकस करने का कि आक्रमणकारी क्या थे। मुसलमान होना अलग बात है, आक्रमणकारी होना अलग बात है। मुसलमान होना गुनाह नहीं है, लेकिन आक्रमणकारी होना गुनाह है, ये तो हमेशा कहा जाएगा।
दूसरा जो निषादों के आपने कहा कि जो मुद्दे हम लेके चले थे वो मुद्दे में हमने कहां तक पहुंचा। जब मैं इसके तथ्य में गया, कोर्ट में गया, हर क्षेत्र में गया, तो पता चला कि ये आरक्षण क्या, कैसे, क्यों हम हकदार हैं। तो जब ये आ गया कि जब संविधान बना 1947, मतलब देश आजाद हुआ 1950 में, संविधान बनाने से पहले सभी राज्य सरकारों को एक नोटिस जारी की गई कि भाई संविधान सभा से कि आप लोग अपने यहाँ एक सूची बना के भेजें ग्रुप ऑफ कास्ट का कि सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस हो और कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी जिसके साथ हो, कि उसके साथ कभी छुआछूत करता। उस फाइल का नाम है 74/4/1950। इसके आधार पर संविधान में नाम लग गया कि मझवार, गौड़, तुरैया ग्रुप ऑफ कास्ट हो गया कि केवट मल्ला मझवार है, कश्यप कहार तुरैया है, ऐसे में जो है चमड़े काम करेंगे उसे चमार भाई का, कपड़ा धोने वाले धोबी, ऐसे 66 समूह बनाए उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या हुआ देख सकते हैं आपको कि हमारा अनुसूचित जाति में नाम सूची में आ गया। हमारी जो है जब सपा बसपा की कार आ गई और हमारे नेता इनसे टिकट लेने के चक्कर में रह गए, इन लोगों ने हमारे नेताओं को या हमारे समाज को बना दिया अंधा, उठवा लिया अपना झंडा, हमारे समाज को बनाते रहे अंधा, पीठ पर बजाते रहे डंडा, चलाते रहे अपना धंधा। तो मैंने वही काम आप अपने समुदाय के साथ तो नहीं कर रहे हैं। वही आ रहा हूँ, पहले उसको पूरा हो जा रहा। मैंने बोला आपको क्वेश्चन पर बोला नहीं, उसको पूरा कर लेने दीजिए। तो कांसीराम आए, पहले चमार भाई उसका है, भैया ये तुम क्यों बन रहे हो अंधा, क्यों चला रहे हो उनका धंधा, बंद करो उनका धंधा, उठाओ अपना डंडा, उसमें लगाओ अपना झंडा और उनको बंद कराओ उनका धंधा। तो आज के दिन में वही कहने का था कि ये सपा बसपा को वोट डलवाए, सपा बसपा को वोट डलवाकर इन्होंने मुकुल वासनी और शैलजा 2 मंत्री रहे कांग्रेस के, और दोनों आरटीआई में जब पता चला कि इन्होंने फाइल मंगाई जिसके आधार पर संविधान में सूचीबद्ध हुए, वो उसको गायब करा दिया। उसको न्यू दिल्ली संसद भवन मार्ग नई दिल्ली में मुकदमा लिखा रखा। जब मेरी फाइल ही गायब करा दिया और कांग्रेस सपाई क्या करने लगे, हम शामिल करेंगे, हम ऑलरेडी संविधान में शामिल हैं, तो जो गलत दिशा दे देंगे समाज को शामिल करने, जैसे आपने भी कहा हम शामिल थे परिभाषित करने का मामला, जैसे उत्तराखंड में परिभाषित हुआ है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, ये जो है केवट कुमार प्रजापति है, उसी तरीके से परिभाषित करने का था कि केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति का हकदार मझवार का सर्टिफिकेट। अच्छा, अब इसी चूंकि समय बहुत कम है जी अगर हमारे केवट मल्ला को पिछड़ी में डाल दिया तो ये तो बहुत बड़ा धोखा होगा ना। तो हमारा नाम पिछड़ी में डालकर हमारे उस अधिकार को छीना गया। अब जिसके घर में शिक्षा ही नहीं होगा, अब मैं जा रहा था ना जिले में, पता चला कोई एमए तो है, कोई बीए, कोई नौकरी वाला मिल ही नहीं रहा। तो जिस समाज में शिक्षा ही छीन लिया गया उसकी इज्जत पानी रोटी, क्योंकि सभी नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर हैं और नदियों के नहीं कहीं देखिए, अब ठीक है वो आप जो समाप्त कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है, मैंने पहल कराया, आपने पहल किया, पहल तो आप पिछले 25 सालों से कर रहे हैं। हो जाने दीजिए। मुख्यमंत्री जी को पहली 70 साल में मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, घेरा गया और उन्होंने लिखा आरटीआई से कि बताओ भाई केवट मल्ला क्या अनुसूचित जाति का डॉक्टर। आरटीआई ने लिखा कि नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, लेकिन नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय का। तो आज 70 साल में पहला हमारे पास एविडेंस आया आरटीआई से कि मैं मझवार हूँ, केवट मल्ला मझवार है। तो बिना एविडेंस से कौन सी लड़ाई? समझ गया। बेसिक बात ये है कि अब सबसे अहम मुद्दा निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से आप जाते, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप एक बार अभी उपचुनाव में आपने धमकी दिया कि पता चला अगर आप हमें टिकट नहीं दोगे, आप जो हमें शामिल नहीं करोगे तो हम जाकर के जो है अपने प्रत्याशी खड़े कर देंगे। फिर आप दिल्ली दरबार बुलाया गया, दिल्ली दरबार में समझाया गया, फिर आप यूपी दरबार में आए और उसके बाद मामला सब रफा दफा। ओवरऑल ये है कि जो ब्रेन वॉश होता है आपका, ये मतलब ये बहुत अच्छी नर्सरी है बीजेपी के पास, और इसी तरीके से आपको मीठी गोली दी, आप मान गए, आप ऐसी मीठी गोली अपने नीचे कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि भाई आपको समाज कैसे वोट दे देगा अगर आप तो 27 में वादे में जिसको आरक्षण लेना है वो तो जाने। आज के दिन में हाथी में रहेगा, साइकिल में रहेगा, पंजा में रहेगा और डॉक्टर साहब बोलते रहेंगे। तो आज के दिन में इसीलिए संवैधानिक ये अधिकार न्याय यात्रा निकला है कि संविधान में लिखा हुआ, मैंने किताब लिखी, मेरे पहले लिखी थी 14वां एविडेंस के आधार पर किताब है। जिसको कोई आपत्ति हो मेरी किताब के लिए मुकदमा कर दे, मैं गलत हूं तो सजा भोगने की तैयार। सच्चाई जाना चाहिए। मेरे समाज के पास हथियार नहीं था, जानकारी हथियार है, जानकारी दे रहा हूँ हर जिले में जाके और उसको लेके खुद वो लड़ाई लगेंगे और सोच बदल रहा हूँ। अच्छा, मैं जाते जाते एक सवाल आपसे पूछ लेंगे।
ईमानदारी से बताइएगा। कहते हैं कि विपक्ष कहता है ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है और आप लोगों को जो है, आप लोगों की कोई सुनता नहीं है, हकीकत है क्या? ऐसा अच्छे नहीं होते अधिकारी ढेर सारे, तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता? कैसे अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर आती? कुछ दो टैक्स करने की एक जो है, एक नींबू जो है डाल दो तो दो फाड़ देता है। तो कुछ अधिकारी हैं जिनके अंदर आत्मा पिछली सरकारों की है, वो मौका पाते ही जो है वो ऐसे बसते हैं जिससे मूड खराब हो जाए। तो मैं तो बार बार इसको तब भी कहा, आज सच्चाई भी है कि जब मौका मिलता है योगी जी उसे पकड़ते हैं और उन्हें बाहर कर देते हैं या उनको सजा देते हैं। तो ऐसे में ढेर सारे अधिकारी। ठीक है मंत्री जी, समय थोड़ा सा कम है, बस आखिरी पड़ाव की तरफ चर्चा। आखिरी सवाल ये कि लगातार शुरुआत से अब तक जितने भी जवाब आपने दिए, बात बात पे आप अपने पुराने साथियों को कोसते रहे। संजय निषाद को क्या दर्द है कि रह रहकर आप कहते हैं हमारे समाज के बीच में आए तो बांध कर डंडे से पीटेंगे, कई तरह की ऐसी बातें आपने की है। तो मतलब इतनी तकलीफ छोड़ने के बाद भी उन्हीं के नाम पर राजनीति चमकाएंगे? तकलीफ नहीं है, मैंने बताया था, जो नाम छेदा करेगा तो नाम बैठने लायक है ना। वो तो कोई नहीं, उन्हें हम तो बता रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, हमको इंगित कर रहे हैं। वो तो समाज ही उठा के फेंक रहा है ना, वो तो कहेंगे नहीं आज के दिन में। अगर उनके अंदर अच्छाई है तो क्यों नहीं समाज के लिए, समाज उन्हें पसंद है, हमने हटा दिया तो कुछ तो बन जाते अपने जिले में, अपने गांव प्रधान तो बन जाता। कहिए हमारा काम कुछ देने का नहीं, मेरा काम है ज्ञान देने का। मेरा काम, मैं मार्गदर्शक हूँ। जिस तरीके से कांसीराम मार्गदर्शक किए, कांसीराम ने सोच बदला, मैं केवल सोच बदलने के लिए आया हूँ कि छोड़ दो टोकरी उठाना, ले लो सरकारी नौकरी, संविधान में नौकरी लिखी है, ये बेईमान तुम्हें टोकरी उठवा रहे हैं, तुम्हारी सुरक्षा संविधान में लिखी है और तुम बेईमानों के साथ हो इसलिए असुरक्षित हो। संविधान में मिला हुआ हिस्सा लेने के लिए आगे आ जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जिस तरीके से चमार भाइयों ने संविधान में मिला हुआ सुरक्षा ले लिया, आज वो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। तो अपमानित होना तो बेईमान के साथ जाओ, सम्मानित होना, किसी भी समाज को सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, ये 3 स्टेप है। पहले सम्मान मिलेगा, आप केवटा मल्लावा नहीं, निषाद जी कह के बुलाते हैं। आज के दिन में संवैधानिक सुरक्षा जिस दिन मिल जाएगी, जिस तरीके से रामचंद्र निषाद दिल्ली से जाके लड़े हैं, उत्तर प्रदेश का निषाद अनुसूचित जाति की सीट पर लड़ना चाहेगा, जब वो प्रतिनिधि आएगा, निषादों का पैसा नहीं है, वो नहीं लड़ पाता, हार जाते हैं। हमारे देख लो आज के दिन में जिसके पास पैसा है वो प्रचार में आएगा, स्ट्रेटजी करेगा, तमाम मीडिया चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह पैसा खर्च है। निषादों का पैसा नहीं, कहां से खर्च करेगा? इसीलिए ये व्यवस्था दी है अनुसूचित जाति का। हम निषादों के बच्चों को विधायक बनाना चाहते हैं, ठीक है मंत्री जी, चाहते हैं उनको सदस्य बनाना, हर क्षेत्र में, राजनीति में हमें अधिकार चाहते हैं, लिखा हुआ संविधान में, नौकरी में, शिक्षा में, इज्जत पानी में, उसमें जायदाद में, सब जिस तरीके से जो उसी पढ़ने में लिखा है। भाई चमार भाई को मिला, धोबी भाई को मिला, तो निषाद मझवार को क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है मंत्री जी, देखिए सवाल बहुत सारे, लेकिन समय हमें इतने की इजाजत देता है। न्यूज़ 1 इंडिया के साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी की एक्सक्लूसिव बातचीत पूरी टीम के साथ। हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन इस चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार। 50 वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। पतंजलि कच्ची घानी शुद्ध सरसों के तेल में शुद्धता की झांस है ऐसी जो लाती है आंखों में पानी, और जब परोसो तो आए सबके मुंह में पानी। स्वाद और शुद्धता का मेल, पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब। जी भर के खा लो, पाओ माँ का आशीष। है पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। पतंजलि शुद्ध गाय का घी। 50 वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर।
अपने तेल से कभी ना खेल, वरना होगी सेहत फेल। सेहत को खिलवाड़ ना बनाएं, पतंजलि रिफाइंड राइस ब्रान व सोयाबीन ऑयल लाएं और सेहत पाएं। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। अपने तेल से कभी ना खेल, वरना होगी सेहत फेल। सेहत को खिलवाड़ ना बनाएं, पतंजलि रिफाइंड राइस ब्रान व सोयाबीन ऑयल लाएं और सेहत पाएं।